अब हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन टू के ऊपर सारी जो है वो हमने गाइडेंस ले ली। क्वेश्चन टू के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, वाई इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट की हमें एक्सप्रेशन निकालना आ गई। ठीक है, हमने क्या किया था, ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट की कैसे हमने एक्सप्रेशन निकाली वो हमें आता है। टेबल को कैसे फिल आउट करना है, टेबल की कॉलम हेडिंग कैसे डालनी है, ये बात कर ली। ग्राफ को प्लॉट कैसे करना है, उसमें एरर बार कैसे बनाने हैं, उसके अंदर बेस्ट फिट लाइन कैसे बनानी है, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन कैसे बनानी है, ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करना है, ग्रेडियंट में अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है, और वाई इंटरसेप्ट वगैरह कैसे निकालना है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्या कि ये जो क्वेश्चन के अंदर आखिरी के पार्ट्स हैं, पार्ट डी जैसे, कि इसके अंदर कुछ कॉन्स्टेंट्स जो थे क्वेश्चन में, उनको उनसे अब हम डील करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो क्वेश्चन का हम देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पहले शुरू से एक रिव्यू कर लेते हैं ताकि एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाए क्वेश्चन के शुरू से एंड तक कि हम इसको कैसे लेकर स्टार्ट हुए थे। सो दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एंड दिस इज फ्रॉम May June 2012 paper 5 variant 2. Okay, so what is the student trying to do? Please read the question. He's trying to determine the resonant length of a wire, of a loaded wire जिसपे 30 न्यूटन का वो कांस्टेंट लोड लगा के रखता है, and how it varies with the frequency f. सो असेंशियली जो स्टेशनरी वेव्स आप लोगों ने पढ़ी थी ना, स्टेशनरी वेव्स जो आप लोगों ने पढ़ी थी, उसके अंदर वो फ्रीक्वेंसी को वेरी करता है और फिर देखता है कि कौन सी लेंथ लेंथ को डिफरेंट डिफरेंट लेंथ को ट्राई करता है कि किस पे स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है, वो रेजोनेंस उस वायर के अंदर कब होती है। तो ये बात शायद आप लोगों ने स्टेशनरी वेव्स के जो है वो एएस के अंदर टॉपिक में पढ़ी थी। अब वो क्या करता है कि वो 6 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए लेंथ को रिकॉर्ड करता है। तो एफ उसका जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एल उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है। टेंशन जो वायर में है, वायर में जो टेंशन है वो 30 न्यूटन की कांस्टेंट मेंटेन रखता है। और उन्होंने कहा कि भाई एफ और एल के बीच में जो रिलेशनशिप है इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, और उसमें टी जो है वो टेंशन है, म्यू जो है वो एक कांस्टेंट है, और टी की वैल्यू जो है वो 30 न्यूटन की है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आप एक ग्राफ, ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे रीअरेंज करें कि अगर एफ को वाई एक्सिस पे प्लॉट करना हो और 1/L को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना हो, तो ग्रेडियंट की आप हमें एक्सप्रेशन बता दें। तो हमने इस इक्वेशन में एफ ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, उसको वाई एक्सिस पे डालना था, एफ को ऑलरेडी सब्जेक्ट बना लिया। वाई वो मेरा वाई एक्सिस पे जाना है, 1/L मेरा एक्स एक्सिस पे आना है, तो इसी के अंदर मैंने 1/L को थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लिया। अब इंटरसेप्ट इस इक्वेशन में है नहीं, इंटरसेप्ट इसका 0 है, तो इट विल पास थ्रू 0,0, इसका मतलब इसका वाई इंटरसेप्ट तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। और ये वाला जो पार्ट है इसका, ये इसका ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन बन गई। फिर उन्होंने कहा यार कि आपको एफ की और एल की वैल्यू हमने दी हुई है, एफ और एल की वैल्यू दी हुई है, एल के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी दी हुई है, कह रहे हैं कि 1/L की वैल्यू निकाल दें और इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी निकाल दें। ये काम हमने डिटेल में किया। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई आप ग्राफ प्लॉट कर दें, एफ ऑन द वाई एक्सिस, 1/L ऑन द एक्स एक्सिस, और 1/L के अंदर एरर बार्स भी बना दें, एज यू कैन सी एरर बार्स भी बना दें, बेस्ट फिट लाइन भी बना दें, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन भी बना दें, और फिर बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट भी निकाल दें, जो कि हमने ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट यूज करके निकाली थी क्योंकि ये लाइन पे था। और फिर वर्स्ट फिट लाइन का भी आप ग्रेडियंट निकालते हो, फिर वर्स्ट फिट और बेस्ट फिट के ग्रेडियंट का डिफरेंस निकालते हो, और उससे आपके पास ग्रेडियंट में अनसर्टेनिटी आ जाती है। फिर फाइनली आप बेस्ट फिट का ग्रेडियंट लिखते हो, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी लिख देते हो ग्रेडियंट की। यहां तक हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब वो इस क्वेश्चन में आपसे आगे क्या पूछ रहे हैं, पढ़ो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे हैं जी टेंशन टी निकाल दो, वायर वायर में जो टेंशन है वो इतनी है, टेंशन इन द वायर इज दिस गिवन विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अपना इस पार्ट का आंसर, ये कौन सा पार्ट है, सी पार्ट 3। सी पार्ट 3 क्या है, सी पार्ट 3 में आपने ग्रेडियंट और उसकी अनसर्टेनिटी निकाली थी। कह रहे हैं अपने ये वाले पार्ट का आंसर यूज करें, यानी ग्रेडियंट का जो आपने ग्रेडियंट प्लस उसकी अनसर्टेनिटी जो निकाली थी उससे आप डिटरमिन करें म्यू को, म्यू की वैल्यू निकाल दें। तो ये आप कैसे कर सकेंगे, ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन निकाली थी आपने शुरू में, उससे आप म्यू निकाल सकते हो, ऐसा हो सकता है ना। अब आपने शुरू में ही ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन निकाली थी, और वो एक्सप्रेशन क्या थी अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ, 1 मिनट देना बस मुझे, गिव मी अ मिनट। ओके, कौन सा पेपर है ये, ओके। सो हमने ग्रेडियंट की जो एक्सप्रेशन निकाली थी उसको हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। जो हमने पार्ट ए का आंसर लिखा था, पार्ट ए में हमने ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन लिखी थी
ये रही वो एक्सप्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इक्वल्स दिस। तो हम ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई ग्रेडियंट इक्वल्स 1/2 अंडर रूट टी की वैल्यू और अपॉन म्यू की वैल्यू। अब म्यू आपको निकालना है तो इसको आप सब्जेक्ट बना लो या बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। ग्रेडियंट आपका आया था 142, 1/2 आपने यहाँ पे डाला, 30 आपकी टी की वैल्यू है जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई है, और म्यू आपका अननोन है। इसको आपने रीअरेंज करके सॉल्व करना है। इसको आप रीअरेंज करके सॉल्व कर लो। 142 से 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे राइट साइड पे क्या बच जाएगा 30 अपॉन म्यू। इसमें से अंडर रूट अगर मैं हटाना चाहूँ तो यहाँ भी स्क्वायर कर दूंगा और यहाँ भी स्क्वायर कर दूंगा, तो ये अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा। तो मेरा म्यू जो है वो कैसे निकलेगा अगर उसको मैं सब्जेक्ट बना लूँ, तो दैट विल बी 30 अपॉन 142 इंटू 2 का स्क्वायर। मेरी म्यू की वैल्यू आ रही है जी 3.72 इंटू 10 की पावर -4। अब ये वैल्यू मैंने कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखनी है आप देख लो यार। अपने ग्रेडियंट जो है वो अपना तकरीबन 3 सिग्निफिकेंट फिगर में यूज किया और टी की वैल्यू 2 सिग्निफिकेंट फिगर में है। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्यों है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट यूनिट प्लेस में है, तो ये यूनिट प्लेस तक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप अपना आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख लो, लेकिन आप एक बढ़ा के 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिख सकते हो, 3.7 भी लिख सकते हो, 3.72 भी लिख सकते हो। लेकिन आपने एक और काम यहाँ पे करना है कि आपने अपने आंसर के अंदर यूनिट भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे आप लिख लो जी 3.72 या 3.7 बोथ आर एक्सेप्टेबल, बट व्हाट विल बी द यूनिट। अब यूनिट कंसिडर करोगे जब आपने म्यू को सब्जेक्ट बनाया ना, अच्छा है आप फायदा इस बात को इसको बनाओ हमेशा सब्जेक्ट। जिस चीज को भी आपने यूनिट निकालना होता है ना उसको आप उसको सब्जेक्ट बनाया करो। अब आप देखो बेटा कि आपका जो ये जो टेंशन है इसका यूनिट था न्यूटन, और ग्रेडियंट का यूनिट क्या था। अगर आपको यहां से नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, आप ग्राफ पे चले जाओ। ग्राफ होता है y अपॉन एक्स, ग्राफ का यूनिट होता है y अपॉन एक्स। y का यूनिट है हर्ट्ज, और हर्ट्ज आप जानते हो हर्ट्ज को आप पर सेकंड भी बोलते हो। एम आई राइट? हर्ट्ज को आप पर सेकंड भी बोलते हो। तो y एक्सिस का यूनिट है पर सेकंड, x एक्सिस का यूनिट है पर मीटर। तो इसका मतलब मेरा जो ग्रेडियंट है उसका यूनिट हुआ पर सेकंड अपॉन पर मीटर, ये मेरे ग्रेडियंट का यूनिट है। और इसका भी मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि ग्रेडियंट स्क्वायर हुआ इस फॉर्मूला के अंदर। ट्रू, ऐसा ही है यहाँ पे। अच्छा, अब अगर इस यूनिट को मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, मीटर जो है वो ऊपर चला जाएगा, मीटर ऊपर चला जाएगा, पर मीटर जो है ये m की पावर -1 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये m बन जाएगा खाली। तो शुडंट आई जस्ट राइट इट एज मीटर्स पर सेकंड? क्या इसको मुझे मीटर्स पर सेकंड की तरह नहीं लिख लेना चाहिए? लेकिन जाहिर सी बात है इसका स्क्वायर करना है, डोंट फॉरगेट टू स्क्वायर इट, क्योंकि स्क्वायर हुआ है ग्रेडियंट। तो जब मैं ग्रेडियंट का यूनिट और इसका यूनिट कंबाइन करता हूं तो न्यूटन अपॉन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास यूनिट आता है न्यूटन m की पावर -2, और s जो है वो ऊपर जाके उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी और वो +2 बन जाएगा। तो अगर मैं नेगेटिव यूनिट्स वाले अक्सर आप एंड में लिखते हो तो आप न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर, कुछ इस किस्म के आप यूनिट जो है वो यहाँ पे डाल सकते हो, पर मीटर स्क्वायर, सॉरी, m की पावर भी -2 की। ये आपका यूनिट बन गया। अब जब आप मार्किंग स्कीम में जाके देखोगे तो इसके ऑल्टरनेटिव यूनिट्स भी दिए हुए होंगे कि अगर स्टूडेंट ने पर सेकंड के बजाय हर्ट्ज भी लिखा हुआ है तो चलो खैर है। जैसे मैंने क्या किया था, हर्ट्ज को पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो कोशिश की थी कि ऐसा ही यूनिट लिख लूं, ठीक है। फिर कुछ स्टूडेंट्स इतने भी होशियार होंगे कि उन्होंने इसको भी, न्यूटन को भी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ब्रेक डाउन करके लिखा होगा। डू यू रिमेंबर द बेस यूनिट्स फ्रॉम एएस? और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ होगा। तो ऐसे भी हो सकता है। इसका जो बेस्ट पॉसिबल यूनिट है वो तभी आएगा जब आप न्यूटन को भी ऐसा ही बेस यूनिट्स में ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाई कर लोगे। लेकिन खैर है यार, यहाँ तक बस हो गया काम, ये बहुत है, क्योंकि हर सवाल इसमें पार्ट क्वेश्चन 2 के अंदर टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा हर चीज स्लोली करनी पड़ती है। तो आई थिंक इट्स इनफ। अब आगे चलेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अभी आपने सिर्फ लॉजिकल वे में इस क्वेश्चन को फॉलो करना है, जो जो आपसे इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं ना, यार ये निकाल दो ये निकाल दो, वो करते जाओ। मेन जो है ना, यूनिट्स का आपका स्किल चेक हो रहा होता है कि यूनिट्स आप कैसे कंबाइन करते हो, और दूसरा परसेंटेज या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का जो स्किल है वो आपको कंबाइन करना आना चाहिए। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन म्यू निकालनी है।
अब म्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो म्यू की एक्सप्रेशन देख लो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही है ना यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालना सीखी हुई है। क्या एक्सप्रेशन पड़ी हुई है, हमने पढ़ा हुआ क्या है, देखो अगर म्यू के अंदर मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन म्यू, राइट। तो मैं क्या कर लूंगा कि म्यू के अंदर जो वैल्यूज यूज हो रही है, एक टी की वैल्यू यूज हो रही है, तो टी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, टी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट के अंदर भी अनसर्टेनिटी थी, याद है आपने जब ग्रेडियंट निकाला था तो उसके अंदर भी +-7 आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी थी। लेकिन ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को रिलेट करना पड़ता है, फिर वहां से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ती है। यहाँ पे तो हमसे मांगी ही परसेंटेज अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो मांगी भी नहीं है। लेकिन मैं बता दूंगा अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी मांगी होती तो आप एक एडिशनल स्टेप क्या करते हैं। तो अब इस तरह एक्सप्रेशन लिखो, एक्सप्रेशन लिखना सीख लोगे बहुत बच्चों की तरह काम हो जाएगा। अनसर्टेनिटी का इसीलिए एक सेपरेट पूरा लेक्चर दिया था। तो इस एक्सप्रेशन को देख के आपने इसकी एक्सप्रेशन भी बनानी है, और आप बोलोगे यार देखो ग्रेडियंट की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मतलब डेल्टा ग्रेडियंट अपॉन ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय 100, बट ऑब्वियसली ग्रेडियंट की पावर 2 है फॉर्मूला में, ग्रेडियंट स्क्वायर हुआ था, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेडियंट को एडिशनली 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है बेटा। अब यूजुअली होता यह है कि आप यहाँ पे 100 कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाला 100 कैंसिल आउट हो गया है नहीं, बट डोंट वरी अबाउट इट। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और ये पूरी चीज जो है वो आपका आंसर होगा या यहाँ आ जाएगा, ऐसा ही होगा। तो अब आप देखो अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 मिनट में आपका काम हो जाएगा। डेल्टा टी क्या है 3, टी क्या है, या आगे टी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है, डेफिनेटली 10% आ रही है, प्रीटी श्योर 10% आ रही है। प्लस ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी कितनी थी, ग्रेडियंट के अंदर था +-7 की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी, ग्रेडियंट की अपनी वैल्यू थी 142, और जब उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से तो ग्रेडियंट की अपनी अनसर्टेनिटी और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो मेरे पास आ गया तकरीबन, इन दोनों को कंबाइंड में कैलकुलेटर में डालूं अगर तो मेरे पास आ जाता है 19.8%। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी में इतना कोई मसला नहीं, मैं 20% भी लिख सकता हूँ, 19.8 भी लिख सकता हूँ, तो मैंने 19.8 ही लिख दिया बस। यहाँ पे 19.8% उन्होंने खुद लिखा हुआ तो मैं परसेंट का साइन नहीं डाल रहा। बट आई होप कि आपको ये मेथड जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन म्यू निकालने के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी, क्योंकि उसके फॉर्मूला में यहाँ यूज हो रहा था, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ग्रेडियंट जो कि यहाँ यूज हो रहा था लेकिन स्क्वायर हो रहा था तो इसलिए यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई किया। अब इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि आप म्यू के अंदर पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल लेते एक आसान वाले तरीके से, जो मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम माइनस एक्चुअल वाला तरीका, उससे निकाल लेते। अब म्यू आपको पता है आपने ऐसे निकालना है, इस तरह निकालना है, ये टी की वैल्यू है, ये ग्रेडियंट की वैल्यू है। आप म्यू की मैक्सिमम और म्यू की एक्चुअल वैल्यू अगर आप माइनस करते तो उससे आपके पास म्यू की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आती। कैसे आती, देखो आप क्या करते, यहाँ पे इसकी म्यू आप बेसिकली पहले लिखते हैं यार कि मैंने म्यू की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो मैं म्यू मैक्स माइनस म्यू एक्चुअल निकालता। एक्चुअल म्यू तो तुम्हारे पास है ये लिखा हुआ, ये तो यहाँ पे आ जाता। बात समझते हो, म्यू मैक्स कैसे निकालते हैं, म्यू मैक्स निकालने के लिए आपको जाहिर सी बात है 30 के बजाय 33 यूज करना पड़ता, एज यू कैन सी फ्रॉम इट्स अनसर्टेनिटी। और ग्रेडियंट जो है वो 142 के बजाय 142 + 7 कितना होता है, 149 यूज करना पड़ता। नहीं 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 नहीं, बल्कि ग्रेडियंट की कम वाली वैल्यू यूज करते हैं। सो 142 - 7, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, तो यहाँ पे आप 135 यूज करते हैं क्योंकि इसकी अनसर्टेनिटी थी +-7, और यहाँ पे आप लिख लेते 33। इससे आपके पास आ जाता म्यू मैक्सिमम। म्यू मैक्सिमम और म्यू का आपने जब डिफरेंस लिया तो वो आ गया म्यू की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अपॉन एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो म्यू की जो भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आती है वो आप यहाँ डालते हैं, म्यू मैक्स माइनस म्यू एक्चुअल से। म्यू की वैल्यू जो पिछले पार्ट में निकाली थी वो यहाँ डालते, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास म्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी रफली इतनी आती। दोनों मेथड से करो, मिलता जुलता आंसर आता है, एग्जैक्ट सेम नहीं आता। ठीक है, सो ये है आपके पास दूसरा तरीका करने। अच्छा, अगर यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बजाय एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मांगी थी तो क्या करते हैं आप,
या तो आप डायरेक्ट वही मेथड यूज कर लेते म्यू मैक्स माइनस म्यू, और बस वो आपका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का आंसर हो जाता। लेकिन इसी एक्सप्रेशन के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, इसी एक्सप्रेशन से ऐसे निकालते हैं कि बेटा ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन म्यू, तो इसको आपने सब्जेक्ट बनाना था। राइट साइड कैलकुलेट की 19.8% आ रहा है, उसके बाद ये वाला म्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये और ये उधर ले जाओ, इसको सब्जेक्ट बना लो, यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाती अगर आपसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मांगी होती। तो ये है मेथड। अब ये आपको बहुत सुकून तहम्मुल से ये वाले पार्ट्स करने हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत ये होगी कि आप टेबल और ग्राफ के अंदर मिस्टेक्स ना करो और एक अच्छे पेस पे उसमें काम करो, और इसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जैसे कि मैं एक हफ्ते से बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अगले जो पार्ट्स हैं वो बेसिक ही हैं, अगेन कैलकुलेशंस और अनसर्टेनिटीज ही हैं। तो हमेशा पहले आप जो ग्रेडियंट है और इंटरसेप्ट है उनकी एक्सप्रेशन यूज करके कोई कॉन्स्टेंट्स कैलकुलेट करते हो, फिर उनके अंदर अनसर्टेनिटी निकालते हो, फिर एंड में फॉर्मूला के अंदर कोई अननोन वैल्यू यूज करनी होती है वो निकाल लेते हो। कह रहे म्यू की एक्सप्रेशन ये है, डेंसिटी की वैल्यू ये है, और आर जो है वो वायर का रेडियस है। कह रहे हैं डी पार्ट 1 का आंसर यूज करके वैल्यू ऑफ आर निकाल दें। डी पार्ट 1 क्या है बेटा, डी पार्ट 1 ये है, म्यू की वैल्यू अगर आपको पता है तो कह रहे हैं कि अब आर की वैल्यू भी निकाल दें। भाई देखो रो की वैल्यू उन्होंने आपको दे दी, म्यू आपको पता है, आर आपको निकालना है, तो ये बस ये फॉर्मूला यूज करना है ना, और तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे म्यू की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 3.72 टाइम्स 10⁻⁻⁴, रो की वैल्यू यहाँ लिख देंगे 8800, पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर स्क्वायर है, इसको सब्जेक्ट बना लो। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 मिनट में आपका ये सॉल्व हो जाएगा अंडर रूट वगैरह लेके। और आप जो है अच्छा ये होगा कि आर को सब्जेक्ट बनाओ, आर को सब्जेक्ट बनाओगे तो उससे फायदा ये होगा कि अगला पार्ट करने में हेल्प मिलेगी। तो लिख के सब्जेक्ट बनाने में हेल्प मिलती है, अभी पता चल जाएगा आपको अगले पार्ट पढ़ के। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ रही है जी 1.16। अब आप इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिख सकते हो, लेकिन 2 सिग्निफिकेंट फिगर बेहतर है, बिकॉज द लीस्ट अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ओवर हियर इज 2। So you can write 1.2 but you can also write 1.16. It's both are acceptable. It's fine. Absolutely कोई मसले की बात नहीं। मैं यहाँ पे 1.2 लिख देता हूँ। 2 से 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये जो आपके आखिरी वाले पार्ट्स होते हैं ना सारे, आप मेजॉरिटी केसेस में चेक करोगे मार्किंग स्कीम में लिखा होगा 2 से 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दिया हो, 2 से 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दिया हो। तो ऊपर आपके जैसे मर्जी सिग्निफिकेंट फिगर चल रहे हो, नीचे आके लॉग्स लग रहे हो, कुछ भी लग रहे हो, बस 2 या 3 सिग्निफिकेंट फिगर में अपना आंसर लिख दो और अपनी जान छुड़ाओ, ओवर कॉम्प्लिकेट मत करना, ठीक है। अच्छा, सिर्फ अमीन बेटा जो ऊपर मैंने मेथड बताया ना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का, ये सिर्फ लॉगरिथम्स में काम नहीं करता, बाकी सब जगह ये काम करता है मेथड, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू एंड टॉक अबाउट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन योर वैल्यू ऑफ आर। आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे। अभी जैसे ऊपर मेथड यूज किया वही, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 शुड बी। अब आप मुझे बता सकते हो ये ऊपर क्या चीज है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में क्या यूज हो रहा है, ये है म्यू की वैल्यू, तो हमारे पास डेल्टा म्यू अपॉन म्यू मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा यूज। लेकिन क्योंकि म्यू अंडर रूट के अंदर है तो यहाँ पे 1/2 आना चाहिए, म्यू की पावर 1/2 है तो यहाँ पे म्यू आना चाहिए। फिर उसके बाद और किसी चीज की यहाँ पे एज सच अनसर्टेनिटी नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और कोई चीज है, आई गेस दैट्स अबाउट इट, यही है ना। तो कुछ भी नहीं करना, बस म्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने निकाली हुई है 19.8 और उसको 1/2 से डिवाइड करना है। बस 19.8 को 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ जाएगा 9.9। तो कभी कभार ये पार्ट बहुत आसान होते हैं आखिरी वाले, कभी कभार ये लास्ट और सेकंड पार्ट थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। अभी 1-2 क्वेश्चन है जिसमें आपको लगेगा थोड़ा लेंदी है, थोड़ा ज्यादा मेहनत उसमें लग रही है, लेकिन ये था आपका पहली एग्जाम्पल। तो हमने शुरू से लेकर एंड तक पूरा क्वेश्चन रिव्यू कर लिया और उसको कंक्लूड कैसे किया, क्वेश्चन को किस टाइप का सवाल आ रहा है आप देख ही रहे हो। अब अगले पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आओ चेक करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन कौन सा है जी, अक्टूबर नवंबर 2010 का है। आओ उसको भी खोल लेते हैं। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन यहां से शुरू करना है, पेंडुलम का क्वेश्चन है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, बड़ा आसान सा सेटअप है, ठीक है। आओ इसको देखें, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था मेरे साथ, और इसका टेबल भी आपने मेरे साथ सॉल्व किया था, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं और इसको शुरू से एंड तक सॉल्व करते हैं। तो हमने इस टेबल के अंदर
कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो पीरियड टी का लेंथ एल के साथ रिलेशनशिप निकाल रहा है, कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि आप शायद प्रॉब्ली ओ लेवल से देखते आ रहे हो। वो 10 ऑसिलेशंस का टाइम निकालता है लेंथ एल के लिए, फिर उसके बाद टी डिवाइडेड बाय 10 करके कैपिटल टी निकाल लेता है, और फिर डिफरेंट लेंथ्स के लिए एक्सपेरिमेंट रिपीट करता है। और कह रहे हैं जी ये उसकी एक्सप्रेशन है, टी इज इक्वल टू ए एल की पावर बी जो है ये एक्सप्रेशन है। तो आप बोल रहे हैं कि आप जो है एल जी टी को अगर एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें और एल जी एल को अगर नहीं एल जी टी को वाई एक्सिस पे और एल जी एल को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें तो ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट की आप जो है वो हमें एक्सप्रेशन बता दें इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए ये रहा बी ये रहा। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को दोनों साइड पे भी मैंने लॉग लगा के लिखा है, जैसे हम करते हैं, दोनों साइड पे लॉग लगाए, एल जी टी हो गया यहाँ पे, और ये हो गया एल जी ए की पावर एल जी ए इंटू एल, और एल की पावर बी है। अब जाहिर सी बात है ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये पेपर है अक्टूबर नवंबर 2010, पेपर 5 वेरिएंट 1, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, जाहिर सी बात है यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग के अंदर, तो इसको इसके अंदर हमने इसको प्लस करके लिख दिया, एल जी ए को बाद में लिख दिया और इसको पहले लिख दिया। उसकी वजह ये है कि एक्स पहले आता है, एम एक्स प्लस सी में एक्स पहले आता है और सी जो है वो बाद में आता है। और ये जो बी था ये सिर्फ एल के साथ जो है वो यहाँ पे पावर में था, तो इसको मैंने कोफिशिएंट में लाके लिख दिया। अब आई होप एवरीवन नोज दी स्टेप्स, लॉगरिथम्स के रूल्स हमने रिवाइज किए थे एक अलग से पूरी क्लास में, आई थिंक पेपर 5 की शुरू वाली क्लास में किए थे, उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को जाके देख लेना बेटा। तो ये लॉग का रूल यहाँ पे लगाया और ये एक्सप्रेशन लिख दी। अब इस एक्सप्रेशन को वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया। मैंने जो चीज वाई एक्सिस पे लगानी है उसको मैंने सब्जेक्ट बना लेना, ऑलरेडी बना हुआ है सब्जेक्ट। सो एल जी टी इज माई वाई, एल जी एल दिस इज माई एक्स, और एल जी एल के साथ जो मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है बी, ये मेरा ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन हो गया। सो ग्रेडियंट इक्वल्स बी, और इसके बाद जो एल जी ए है वो मेरा इंटरसेप्ट है। उसके बाद उन्होंने ग्राफ में बोला कि आप टी निकालें। कैपिटल टी कैसे निकालते हैं, छोटा टी डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि वो टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन है, टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन है। एल जी एल निकाल दें, एल जी टी निकाल दें, एल जी टी के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल दें। ये सारी मेहनत हमने की हुई है। ग्राफ बनाया, एरर बार्स बनाए, बेस्ट फिट लाइन बनाई, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनाई, ग्रेडियंट निकाला, ग्रेडियंट में अनसर्टेनिटी निकाल ली, यहाँ तक हमने काम कर लिया। और फिर हमने वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लिया था, वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लिया था बेस्ट फिट का, और फिर वर्स्ट फिट का जो वाई इंटरसेप्ट है वो भी हमने सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ पे निकाल लिया था, और ये हमारा काम है। नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट आया था और उसकी हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल ली थी, लेकिन ये हमने सब्स्टिट्यूशन करके वाई इंटरसेप्ट निकाला था, आपको याद होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर है ये जीरो नहीं था। एक्स अगर जीरो से स्टार्ट ना हो रहा हो एक्स एक्सेस, तो यू हैव टू डू सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और वो जो ग्रेडियंट के अंदर आपने पॉइंट्स यूज किए थे, एल एन यहाँ पे मत लिखना है यार बेटा, यहाँ पे एल एन वाला मत लगाना है। एल एन तब लगाया करो जब यहाँ पे ई आ रहा हो, इस इक्वेशन में ई आ रहा हो तब एल एन लगाया करो, वरना लॉग्स लगाया करो, लॉग्स बेहतर होते हैं, ठीक है। और आप एल एन लगा ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि आपने एल जी का ग्राफ बनाना है यार। कैसे लगा सकते हो एल एन, जब उन्होंने कहा कि आपने एल जी टी का ग्राफ बनाना और एल जी एल का ग्राफ बनाना, देन हाउ वुड यू यूज एल एन, डजंट मेक एनी सेंस, राइट। उन्होंने कह दिया कि आपने एल जी टी का ही ग्राफ बनाना है, तो जबरदस्ती आप एल एन तो नहीं लगा सकते। अब आखिरी पार्ट जो है इस सवाल का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एक मिनट रुकना बस, इसको मैं जल्दी से, ये इस सवाल का आखिरी पार्ट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये पिछले वाले से भी ज्यादा आसान है। वाई इंटरसेप्ट की अनसर्टेनिटी कैसे निकाली, बिल्कुल उसी तरह जैसे ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी निकाली थी। बेस्ट फिट लाइन का वो निकाला, बेस्ट फिट लाइन का मैंने इंटरसेप्ट निकाला, वर्स्ट फिट लाइन का इंटरसेप्ट निकाला, ये वर्स्ट का है ये बेस्ट का है, इन दोनों को माइनस किया, जो अनसर्टेन जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरे बेस्ट फिट के इंटरसेप्ट की अनसर्टेनिटी हो जाएगी। आई विल राइट इट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसका जो लास्ट पार्ट है बहुत ही ईजी है, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यूज योर आंसर्स टू C3, मतलब कि ग्रेडियंट जो हमने निकाला था C3 में, और C4 जिसमें इंटरसेप्ट निकाला, ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट वैल्यू को यूज करके A और B निकाल दें। इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं, बहुत आसान पेपर था ये वाला। इसका जो लास्ट पार्ट है, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा उसमें 4 अलग अलग पार्ट्स थे पूरे, यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट है बस A और B की वैल्यू निकालनी। नाउ यू ऑलरेडी नो कि ग्रेडियंट इक्वल्स B, ग्रेडियंट इक्वल्स B, तो B की वैल्यू के सामने तो बस आपने ग्रेडियंट लिख देना है। उन्होंने कहा अनसर्टेनिटी इंक्लूड करें अपने आंसर में, बट यूनिट्स इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो बी के अंदर तो वही ग्रेडियंट की वैल्यू लिख देंगे और ग्रेडियंट वाली ही अनसर्टेनिटी लिख देंगे, बिकॉज इट्स जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, सब कुछ सिंपल सिंपल वही चलेगा यहाँ पे। सो 0.51 मेरा ग्रेडियंट था,
प्लस माइनस 0.04 हमने अनसर्टेनिटी निकाली थी। ये देख लो बेटा, ग्रेडियंट आपने ये मेरे साथ ही निकाला था, तो यहाँ पे हमने एज इट इज लिख दिया, कोई मसला नहीं है। ये तो आपके 1 मार्क तो कंफर्म हो ही गया यहाँ पे। अब ए की वैल्यू के लिए जरा थोड़ी सी मेहनत रिक्वायर्ड है, तो ए को देख लेते हैं। ए की हमने जो है वो एक्सप्रेशन निकाली थी ऊपर, कि ए जो है वो सिंपली ग्रेडियंट की इक्वल नहीं था, वाई इंटरसेप्ट एल जी ए के इक्वल था, राइट, वाई इंटरसेप्ट एल जी ए के इक्वल था। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें ए कैसे आएगा बेटा, बताओगे कोई मुझे, क्या करना पड़ेगा? 10 टू द पावर वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है, नेगेटिव में है वैल्यू, नेगेटिव में लिखनी है। ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.19। अब वैसे तो अगर हम अपना रूल फॉलो करें तो हमें पता है कि इसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उतने ही इसमें डेसिमल प्लेसेस डाले जाते हैं, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन में कहां से पुट करेंगे, कौन सी ओरिजिनल इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन? नहीं बेटा, आपने, उन्होंने कहा है आपको, अली इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर है, सी पार्ट 3 और सी पार्ट 4 का आंसर यूज करना है, और सी पार्ट 4 का आंसर इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट को आपने ए से ऑलरेडी रिलेट किया हुआ है, उस इक्वेशन को रीअरेंज करो, एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यस, ये तो आसान क्वेश्चन वाला है, ये तो इसका हाई थ्रेशोल्ड होगा इस पेपर का, ये तो बहुत छोटा है। अच्छा, 0.19 आ गया, लेकिन अब इसकी अनसर्टेनिटी कैसे निकाली जाए? भाई इसकी अनसर्टेनिटी अब ना तो सिंपली ए की अनसर्टेनिटी वाई इंटरसेप्ट की इक्वल तो नहीं होगी, लेकिन लॉग से आए। अब लॉग वाले मेथड में हमारा वो जो मेथड है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड करने वाला, वो भी काम नहीं करता, बल्कि उसमें हम ज्यादा आसान वाला मेथड यूज करते हैं। वो कौन सा मेथड होता है कि आप ए की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो और ए की एक्चुअल वैल्यू निकाल लो, और उससे आपके पास ए की अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब सवाल ये है कि ए की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? 10 की पावर, यहाँ पे आप, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट डाल रहे थे, वाई इंटरसेप्ट आपका था ये वाला, यहाँ पे एक्चुअल निकालने के लिए तो आपने -0.72 डाला था, मतलब माइनस, ये जो एक्चुअल इसकी वैल्यू है वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि 0.19 आई थी ए की, लेकिन ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके लिए मुझे पावर भी ज्यादा डालनी पड़ेगी। अच्छा, आप डाल के चेक कर लेना, आपको पता है नेगेटिव पावर है लेकिन पावर 1 से कम है। अगर आपको चेक करना पड़ेगा यार ए की मैक्सिमम वैल्यू किस तरह आएगी, ज्यादा पावर डालने से आएगी या कम पावर डालने से आएगी, तो इसके अंदर +0.007 और -0.007 करके चेक कर लेना। लेकिन मैंने चेक किया हुआ, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे बड़ी वाली पावर डालनी पड़ेगी, ऑल्दो इवन दो वो नेगेटिव में है। और आपने यहाँ पे ए की मैक्सिमम वैल्यू निकाली, ए की एक्चुअल वैल्यू निकाली, इन दोनों को माइनस किया, आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है जी 0.0333। तो आपने सिंपली यहाँ पे लिख दिया 0.03, आपका आंसर आ गया। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, फिर एक दो सवाल और करते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे। ठीक है भाई, ये सबको समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन तो रिलेटिवली आसान था, क्योंकि इसका लास्ट पार्ट जो है ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट के बाद सिर्फ एक ही पार्ट था, इसमें ज्यादा कुछ क्वारी है नहीं, ना कोई उन्होंने आपसे ज्यादा कैलकुलेट करवाया, ना कुछ, ना ज्यादा यूनिट्स मांगे, अनसर्टेनिटीज भी रिलेटिवली बड़े आसान थी। अब थोड़े से मुश्किल वाले भी हैं क्वेश्चन, जैसे कि आई गेस ये वाला थोड़ा सा मुश्किल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ईयर नोट कर लो, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है पेज के टॉप पे, अक्टूबर नवंबर 2012 पेपर 5-3 आई है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। इसके अंदर मुझे याद पड़ रहा है कि थोड़ी सी ख्वारी थी, बट लेट्स चेक, ठीक है। सो इसके अंदर भी हमने जो मेन मेन काम है वो तो किया हुआ है। वो मेन काम क्या है, हमने टेबल और ग्रेडियंट और उसकी जो एक्सप्रेशन वगैरह है वो सब निकाली हुई है, तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा कि स्टूडेंट जो है उसने ट्रॉली को स्प्रिंग्स के साथ अटैच किया हुआ है। आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी वाला एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है, ट्रॉली को इधर डिस्प्लेस करो, फिर वो यूं यूं मूव करती है। लाइट गेट जो है वो ये रहा, लाइट गेट के अक्रॉस ये कार्ड की लेंथ गुजरती है। तो जब कार्ड की एक लेंथ आपको पता हो और वो लाइट गेट में से कितनी देर के लिए गुजर रही है, लाइट गेट से टाइम आ जाए, और कार्ड की लेंथ आपको पता है 5 सेंटीमीटर है, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम करके आप बता सकते हो कि कार्डबोर्ड कितनी स्पीड से जा रहा है। ये था क्वेश्चन, ठीक है।
अब वो कह रहे हैं कि कार्डबोर्ड की जो मैक्सिमम स्पीड है वो उसके मास m पे कैसे डिपेंड करती है, और स्पीड जो है वो आपको पता है कि लेंथ अपॉन टाइम से आएगी, मास जो है वो आप मेजर कर लोगे ट्रॉली का। तो वो स्टूडेंट क्या करता है, डिफरेंट मासेस के साथ ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, और उसने देखा हुआ है कि उसको लगता है कि v और m जो है वो इस इक्वेशन से आपस में रिलेटेड है। a जो है वो उसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, जो इनिशियली कितना डिस्प्लेस करता है ट्रॉली को साइड पे, और k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, m जो है वो मास है। अब इन दोनों का आपने किसी तरह ग्राफ बनाना है। वो कह रहे हैं भाई कि v स्क्वायर वाई एक्सिस पे बनाओ और 1/m एक्स एक्सिस पे बनाओ। तो जाहिर सी बात है कि मुझे v स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है, तो इस साइड को मैं स्क्वायर करूंगा, फिर इस साइड को भी स्क्वायर करूंगा, दोनों साइडें स्क्वायर हो गई, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू k/m आ गया। अब क्या मेरे पास ये इक्वेशन ऑलरेडी सही फॉर्म में है? बिल्कुल सही फॉर्म में है, बस थोड़ा सा इसको मैंने और क्लियर करके लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1/m को थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दिया फ्रैक्शन लगा के, और ये a स्क्वायर k जो है ये मेरा ग्रेडियंट बन गया। इंटरसेप्ट यहाँ पे है ही नहीं, एज यू कैन सी इट्स गोना पास थ्रू 0,0, राइट, और v स्क्वायर जो है वो y पे प्लॉट हो रहा है। तो ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन चाहिए थी, वो a स्क्वायर k आ गई। टेबल में आपने m से 1/m निकालना था, ये हमने खुद ही सारे रूल्स के थ्रू किया, और स्मॉल t से आपने t की वैल्यू से और लेंथ की वैल्यू जो कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर थी उसको मीटर्स में कन्वर्ट करके फिर v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। मतलब v स्क्वायर निकालने के लिए आप l स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर करोगे, और l को मीटर्स में भी कन्वर्ट करना था। ये सारे काम हमने किए थे, ये पूरा हमने साथ मिलकर सॉल्व किया था। v स्क्वायर के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी निकाली थी, फिर ग्राफ v स्क्वायर वर्सेस 1/m का प्लॉट किया, v स्क्वायर के एरर बार्स बनाए, बेस्ट फिट वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनाई, ग्रेडियंट लगाया, ग्रेडियंट निकाला। ग्रेडियंट ये आया था, और ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी आई थी, बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी आई थी ग्रेडियंट की, आप देख सकते हो 0.92 में 0.23 की अनसर्टेनिटी है। उसकी वजह ये थी, आपको याद होगा, एक बहुत ही ह्यूज किस्म का एरर बार बना था यहाँ पे, और ये बहुत जो है वो वर्स्ट, ये बेस्ट लाइन है और बेस्ट वर्स्ट लाइन है, चेक कर लो उनके ग्रेडियंट में कितना डिफरेंस है। एनीवेज, सो वी डिड ऑल ऑफ दैट। अब हमें ये वाला काम करना है, अब हमें ये वाला काम करना है। तो ये जो काम है इसके अंदर वो कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ना है, बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। ए की वैल्यू ये है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। सी का आंसर आपका, C3 का आंसर आपका ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट और ए की वैल्यू यूज करके के की वैल्यू निकालें, और यूनिट भी आपने देना है साथ। तो भाई के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि जब आपने ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन निकाली थी वही यहाँ से रिलेट होती है। तो आपने शुरू में लिखा था कि ग्रेडियंट जो है वो a स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपने पार्ट ए में निकाला था, सबसे पहला काम आप करते ही हो। तो ये रिलेशनशिप यूज किया, ग्रेडियंट की वैल्यू और ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी ये रही, और ए की वैल्यू और ए की अनसर्टेनिटी ये रही। अनसर्टेनिटी का पार्ट नेक्स्ट वाला है, अभी सिर्फ वैल्यू निकालने पे फोकस होना चाहिए। के को निकालना है तो के को सब्जेक्ट बना लेना चाहिए, उससे बेहतर ये, उससे फायदा ये होता है कि आपके पास सही से आंसर, अनसर्टेनिटी निकालने में आपको हेल्प मिल जाए। तो 0.92 अपॉन 0.200 और उसका स्क्वायर, इस तरह आपने के निकालना है। जब आपने के की वैल्यू निकाली तो वो आ रही है जी 23। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही लिख रहा हूँ, क्योंकि ग्रेडियंट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखी, लेकिन आखिरी क्वेश्चन में 2 या 3, बस 2 या 3 ही होता है, कोई सा भी लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल टेंशन ना लो, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। हर जगह मार्किंग स्कीम में ये लिखा हुआ है आखिरी वाले पार्ट्स में 2 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया हो या 3 में दिया हो, तो मैंने 2 में दे दिया बस। अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं निकालनी बल्कि यूनिट्स इंक्लूड करने हैं। अब सोचो ग्रेडियंट के यूनिट क्या होंगे? भाई ग्रेडियंट जो था वो आपका y/x होता है, y का ये रहा यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और x का यूनिट है पर केजी। क्या है ये? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये है डिनोमिनेटर में ही पर केजी है। तो इसका मतलब है कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केजी ये मेरे ग्रेडियंट का यूनिट है, याद रखो। ए का यूनिट क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये से मेरा ग्रेडियंट का यूनिट है, मैं उसको ए की जगह लिख दिया, ये मेरा ग्रेडियंट का यूनिट है पूरा ऊपर वाला, ये ग्रेडियंट का यूनिट है, डिवाइड हो रहा है ए से। ए का यूनिट क्या है? एम, ए का यूनिट एम है, इसको डिवाइड करना है एम से। सिंप्लीफाई कर लें इसको थोड़ा सा, बल्कि एम भी नहीं, एम स्क्वायर, वाई स्क्वायर, बिकॉज इसके ऊपर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, सो डोंट फॉरगेट दैट। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, अवॉइड करनी है। ये वाला एम और ये वाला एम कैंसिल हो जाएगा, असेंशियली ये बन गया केजी पर सेकंड स्क्वायर।
बेसिक अलजबरा एंड इंडाइसिस के जो रूल्स आप पढ़ते हो उससे करना है बस। जैसे आप वेरिएबल्स कैंसिल आउट करते हो यार, ओ लेवल में और आईजीसीएसई में इस तरह के सवाल करते थे आप लोग। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू एंड देयर यू गो। ये आसान क्वेश्चन था। 1 मार्क वैल्यू का होगा, 1 मार्क यूनिट का होगा। अब आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी के की वैल्यू में निकाल ली। अब ऊपर आपने के को सब्जेक्ट बना लिया ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से सॉल्व किया है। अब एक तरीका तो ये कि आप लिखो यार डेल्टा के अपॉन के मल्टीप्लाई बाय 100। ये पूरा अब मैं मेंशन करता हूँ, ये के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है एंड दिस विल बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ग्रेडियंट। सो डेल्टा ग्रेडियंट अपॉन ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मुझे यहाँ निकालनी पड़ेगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। डायरेक्ट पता होती तो डायरेक्ट लिख देता, और इस पे कोई पावर नहीं है, देख लो उसकी पावर 1 है तो इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं। प्लस डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन ए के ऊपर है स्क्वायर तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे इंसर्ट करो और अपना आंसर निकाल लो। याद रखो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो यहाँ से इसको कुछ किसी भी चीज को वहां लेके जाने की जरूरत नहीं है, ये पूरी चीज आपको निकालनी है। तो बस जस्ट कैलकुलेट द राइट हैंड साइड एंड यू गेट योर आंसर। तो ग्रेडियंट में अनसर्टेनिटी क्या आई थी? 0.23। ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आई थी? 0.92 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, ये ग्रेडियंट हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू उन्होंने ऊपर दी हुई है और अनसर्टेनिटी भी लिखी हुई है, 0.005 ऊपर है, नीचे पर 0.200 है, मल्टीप्लाई बाय 100 पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2 भी है बिकॉज ए पे स्क्वायर था। सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस यू गेट अबाउट 30%। अब इसको कैलकुलेट करने का एक और भी तरीका है, अब उससे भी देखना मिलता जुलता ही आंसर आएगा। दूसरा जो मेथड है वो मेथड मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। वो मेथड क्या है, और उसको यहाँ पे सॉल्व कर लें। डी पार्ट 2 को हम ऑल्टरनेटिव मेथड से कर रहे हैं। डी पार्ट 2 क्या निकालना था? के में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी थी। अगर आपको के में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी आती हो तो आप उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी निकाल ले। तो के की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं? के की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल लो। लेट सपोज मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ मैंने के की मिनिमम वैल्यू निकालनी है और उसको के में से माइनस करना है। अब ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू ये वाली है तो उसको बाद में लिख दें तो बेहतर होगा। तो के माइनस के मिनिमम लिख देता हूँ। ये मेरी क्या होगी? के की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। समझते हो इस बात को? मतलब ये होगा मेरा डेल्टा के। लेकिन मुझे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो इसको अपॉन के मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। मतलब मुझे इसको अपॉन के मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन के ऐसे निकाल लूंगा इस मेथड से, जो दूसरा वाला मेथड है हमारा, अपॉन के मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब आपको पता है यहाँ पे कि कॉम्प्लिकेशन इस बात में आएगी कि के की मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी। वेल लेट्स गो बैक एंड सी हाउ वी कैलकुलेटेड के को निकालने के लिए ऊपर रखा था ग्रेडियंट, नीचे रखा था ए। के की अगर मिनिमम वैल्यू निकालना चाहो, पहले तो के की एक्चुअल वैल्यू लिख लो यार। के की एक्चुअल वैल्यू आई थी 23, वो तो आप यहाँ पे जान छूटता ही लिख लो। के की एक्चुअल वैल्यू क्या आई थी? 23 आई थी। असल मसला ये है, सॉरी 23 पहले लिखना है ना। असल मसला ये है कि के की ये वाली वैल्यू ये कैसे आएगी। सो के मिनिमम कैसे आएगा? ग्रेडियंट की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे या मिनिमम वैल्यू? ग्रेडियंट ऊपर है, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेकिन इसकी ए की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। अच्छा मैंने जानबूझ के यहाँ के मिनिमम लिखा था और के मैक्सिमम नहीं लिखा था, क्योंकि के मैक्सिमम लेने के लिए मुझे लेने पड़ेगी ग्रेडियंट की मैक्सिमम वैल्यू, और मैंने तो बनाई ही शैलोएस्ट पॉसिबल लाइन थी। मैंने स्टीपेस्ट पॉसिबल लाइन तो नहीं बनाई थी ना यार, मैंने शॉर्टेस्ट शैलोएस्ट पॉसिबल लाइन बनाई थी। तो मेरे पास ग्रेडियंट की मिनिमम वैल्यू ही आनी थी यहाँ से। अब ग्रेडियंट की मिनिमम वैल्यू क्या थी? 0.69। सब वर्किंग की हुई है तो सब पीछे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जहां 0.92 एक्चुअल के लिए यूज किया था वहां पे 0.69 आ जाएगा। अपॉन ए स्क्वायर करना था। अब ए की मैक्सिमम वैल्यू यूज करनी है, जैसे कि डिस्कस किया है कि के मिनिमम निकालने के लिए ग्रेडियंट की मिनिमम वैल्यू और ए की मैक्सिमम वैल्यू यूज करनी है। अब ए जो है वो 0.200 है, उसमें ये ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 205 हो जाएगा। तो नीचे 205 का स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरा हो गया के मिनिमम। ये ऊपर ये जो वर्किंग है सारी, दिस इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन के।
डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ के की एक्चुअल वैल्यू नीचे से उससे डिवाइड करनी ना, ये वाली वैल्यू। ये यहाँ पे क्या लिखूंगा, के की एक्चुअल वैल्यू वही जो 23 आई थी यहाँ लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया मेरे पास के की अनसर्टेनिटी निकालने का एक और तरीका। इससे मेरे पास आंसर आ रहा है जी 28.6%। दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग दिस। ठीक है, सो ये वाला मेथड हम इसको बॉक्स इन कर लेते हैं ताकि बाकी वर्किंग के साथ कंफ्यूजिंग ना हो। और ये हमारे पास हो गया जी दूसरा मेथड। के मैक्स माइनस के भी कर सकते हैं, लेकिन के मैक्स निकालने क्यों 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 मैंने के मैक्स की वैल्यू नहीं निकाली भी मैंने एक्सप्लेन किया। बेटा ग्रेडियंट मेरे पास था ही मिनिमम वाला, के मैक्स के लिए मुझे ग्रेडियंट भी मैक्सिमम वाला चाहिए होगा। बट आई हैव द एक्चुअल ग्रेडियंट ऑफ द बेस्ट फिट लाइन एंड आई हैव द मिनिमम ग्रेडियंट ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल लाइन। क्योंकि मैंने जब वर्स्ट पॉसिबल लाइन बनाई थी तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं शैलोएस्ट पॉसिबल लाइन बनाऊंगा। अगर मैंने स्टीपेस्ट पॉसिबल लाइन बनाई होती जो कि इस एरर बार के ऊपर से स्टार्ट हो रही होती तो फिर मैं लिख देता के मैक्स माइनस के। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, के माइनस के मिनिमम कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों मेथड यूज हो सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं पार्ट ई के ऊपर। पार्ट ई में कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग सेम स्प्रिंग्स। सेम स्प्रिंग का मतलब है कि के सेम होगा, सेम स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। मेक सेंस राइट। ट्रॉली का मास 0.75 है। ये आपको किस चीज की वैल्यू दी हुई है, कैपिटल एम की वैल्यू दी हुई है। याद है इस एक्सपेरिमेंट में एम आपका एक वेरिएबल था। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो कि ए था वो इतना है। ये किस चीज की वैल्यू दी हुई है बेटा, ये ए की वैल्यू दी हुई है आपको। अब वो कह रहे हैं जी मैक्सिमम स्पीड, मतलब आप वी निकाल दो, वी निकाल दो और अपने आंसर में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी आपने देनी है। यूनिट यूनिट उन्होंने खुद लिख दिए हैं, वैसे भी स्पीड के यूनिट आपको पता ही है क्या होता है। तो भाई अब यहाँ पे सारा इशू ये बन रहा है कि वी कैसे निकालेंगे। अब इस तरह का जो क्वेश्चन आता है ना, एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, और इसमें आपको सारे वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई होती है। तो जो क्वेश्चन में एक्चुअल में जो शुरू में इक्वेशन आप टेस्ट कर रहे थे ना, ये वाली, इसी इक्वेशन को आप यूज कर लोगे। ये देखो उन्होंने आपको ए दिया है, एम दिया है, के भी आपको बता दिया कि सेम स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, और आपने वी निकालना है। तो एक्चुअल इक्वेशन यूज हो जाएगी और आपका 2 मिनट में वी आ जाएगा। तो भाई वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट के ओवर एम। वैल्यू कैलकुलेट करो। ए की वैल्यू उन्होंने बताई भी है 0.100। इस क्वेश्चन इस पार्ट में जो बताई वो वाली वैल्यू लेनी है बेटा। ठीक है, केयरफुली रीड करना है क्वेश्चन को। के की वैल्यू उन्होंने बोला था सेम स्प्रिंग, तो के वही 23 जो हमने निकाला था वही 23 है के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो 0.75 है मास की वैल्यू उन्होंने हमें इस पार्ट के लिए अलग से दी है, वो कर दिया। मतलब असेंशियली क्या कह रहे हैं कि टेबल में उस बंदे ने 6 ट्रायल्स किए थे, उस बंदे ने 6 रीडिंग्स ली थी। अब वो एक और 7वीं रीडिंग ले रहा है जिसकी वैल्यूज उन्होंने हमें दी है। इनफैक्ट हमें वो ये वाली वैल्यू के साथ करवा रहे हैं एक्सपेरिमेंट। खैर, अब आपने वी की वैल्यू निकाली, वैल्यू निकाली आपने वी की। क्या आ रही है वी की वैल्यू, मेरे पास आ रही है वी की वैल्यू 0.55। टेल मी इफ दिस इज करेक्ट। वी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो मेन मुश्किल काम, जो जाहिर सी बात है इसमें आपको टफ लगेगा कि भाई वी की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी तो निकालनी है, वो कैसे करें। अब वी की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालने के लिए वही, या तो आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी वाली एक्सप्रेशन बनाएं और उससे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालें। पहले वो मेथड करते हैं, फिर दूसरा मेथड करेंगे जिसमें आप वी की अनसर्टेनिटी दूसरे तरीके से मैक्सिमम मिनिमम वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहला तरीका, डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय 100। डी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को रिलेट करना पड़ेगा वी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ए के और एम की अनसर्टेनिटी से। वी को ऑलरेडी सब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो वी की अनसर्टेनिटी ए की अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है, के की अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है और एम की अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है। लकीली एम में तो कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं, तो बस ए और के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। ठीक है, अब के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, डेल्टा के अपॉन के मल्टीप्लाई बाय 100, और के अंडर रूट के अंदर है तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई होगा, डोंट फॉरगेट। प्लस मार्जिन के बाहर हम काम कर लेंगे फिलहाल। दूसरा काम क्या है आपका, ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, सो डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100। ये एज इट इज रहेगा क्योंकि अंडर रूट के बाहर है, इसकी पावर सिंपली 1 है, सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद इट। अब आपने डेल्टा वी निकालना है, याद रखना कि डेल्टा वी निकालना है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ तो यू डोंट फॉरगेट इट। डेल्टा वी निकालना था, तो भाई इसको अभी से ही सब्जेक्ट बना लें।
मतलब कि इसको और इसको वहां भेज दें, एक तरह से आप भेज दें वहां पे, या आप स्टेप बाय स्टेप करके भेज दो। मैं अभी से बना लेता हूँ इसको सब्जेक्ट, डेल्टा वी ये रहा। इसके बाद ये जो पूरा काम है इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर करता हूँ, 1/2 इंटू के की मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले से निकाली गई, मैं ये वाली परसेंटेज अनसर्टेनिटी यूज कर रहा हूँ। मुझे के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी अलग से नहीं निकालनी पड़ रही, क्यों? क्योंकि के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मैंने पिछले पार्ट में निकाली ना, यहाँ पे 30% निकाल ली थी, तो 30% यूज कर लो, या ये 28.6 निकाली थी, मैं ये वाली यूज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूज कर ली 28.6% के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। आई हैव इट डायरेक्टली, तो मुझे ज्यादा ख्वारी नहीं करनी पड़ी। ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑल्दो मुझे इस वैल्यू से निकालनी पड़ेगी, राइट, वो न्यू है, तो 0.005 अपॉन 0.100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गई वो राइट साइड। लेकिन याद रखो ये v वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और 100 वहां जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ v की एक्चुअल वैल्यू को। v की एक्चुअल वैल्यू क्या आई थी, 0.55 डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया हमारा काम जो हमने करना था। होपफुली यू आर गेटिंग इट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपकी रफली 0.1 आ रही है, लेकिन इसमें मैं अगर इसको 0.1 लिखूंगा ना, तो फिर कहते हैं कि यार जहां जिस डेसिमल प्लेस तक आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो, फिर इसको भी 1 डेसिमल प्लेस तक लिखो, लेकिन इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में मानते नहीं है। ठीक है, तो फिर इसको जो है ना वो हम इसका सिग्निफिकेंट फिगर एक बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इसके और इसके डेसिमल प्लेसेस कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे एटलीस्ट 2 से 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देनी है, 2 या 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, तो फिर इसको भी मैं जो है ना इसके भी डेसिमल प्लेसेस के साथ कंसिस्टेंट रखने के लिए इसको 0.11 लिखा है, वरना 0.1 लिखता है यूजली। ठीक है, अब इसका ऑल्टरनेटिव तरीका भी है ना, ऑल्टरनेटिव तरीका अभी हम डिस्कस कर रहे थे 2 मिनट पहले, कि एक और तरीका क्या है कि आप वो मैक्सिमम मिनिमम वाला मेथड यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ऑल्टरनेटिव तरीके से, ऑल्टरनेटिव वे में पार्ट ई को सॉल्व करते हैं। एक दफा दोबारा से पार्ट ई को पढ़ लो, ठीक है, फॉरगेट द सॉल्यूशन बिफोर हैंड। मतलब ई का जो हमें अनसर्टेनिटी वाला मेथड है बस वो दोबारा से करना है, ये वाली चीज दोबारा से करनी है, ये तो एज इट इज वही रहेगा, ये तो आ चुका है। इसको निकालने के लिए यहाँ पे मैं दूसरा मेथड भी कर रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा मेथड कौन मुझे लिखवाएगा यार, बिल्कुल आज आज की क्लास में हम आखिरी चीज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंपुट दे दो। अब जरा मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए यहाँ पे, कैसे एक्सप्रेशन बनाऊंगा। वो मिनिमम मैक्सिमम वाला मेथड यूज कर रहा हूँ। सो टेल मी, आई वांट टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वी, आई डोंट वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सो क्या किया जाएगा यहाँ पे, क्या लिखूं? देखो v की वैल्यू ऐसे निकालनी है, मिनिमम मैक्सिमम वाली मुझे एक्सप्रेशन बताओ ना, क्या लिखना हो, क्या लिखना होता है बेटा, बताओ ना। v की अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है तो क्या कर सकते हैं, v की एक्चुअल वैल्यू में से v की मिनिमम वैल्यू माइनस कर सकते हैं। कैन वी डू दैट? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सबको समझ में आ रही है बात? या फिर ये भी कर सकते थे कि v की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते और उसमें से v की एक्चुअल वैल्यू माइनस कर देते। लेकिन अगेन आई चोज टू गो विद द मिनिमम वन, बिकॉज अगर मुझे मैक्सिमम निकालना होता तो मुझे k की भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती। k की मैक्सिमम वैल्यू मैंने पहले से नहीं निकाली हुई, तो मैं अपना टाइम बचाने के लिए k की मिनिमम वैल्यू क्योंकि निकाल चुका हूं, जिसके लिए ग्रेडियंट की भी मिनिमम वैल्यू निकाल चुका हूं, मैंने v मिनिमम ही लिखा है। सो आई मेड अ स्मार्ट चॉइस, ताकि मुझे मेरी बहुत ज्यादा ख्वारी ना हो जाती है, मैं स्टक ना हो जाता। अब v की एक्चुअल वैल्यू आई ऑलरेडी हैव 0.55, वी ऑलरेडी हैव दिस, राइट, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। लेकिन जो v मिनिमम की एक्सप्रेशन है, अब देखो v की एक्सप्रेशन ये रही, इसके अंदर a को आप क्या डालना पड़ेगा, a की आपको मैक्सिमम वैल्यू डालनी पड़ेगी, सॉरी a की मिनिमम वैल्यू डालनी पड़ेगी, अंडर रूट k की भी आपको मिनिमम वैल्यू डालनी पड़ेगी। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। लेकिन m की आपको मैक्सिमम वैल्यू डालनी पड़ेगी। प्रॉब्लम यह है कि m की कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है नहीं, क्योंकि m में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। तो आसान हो गई ना ये बात आपके लिए, फिर सिंपली आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, 0.55 ये v की एक्चुअल वैल्यू है, और इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज डालते हैं। तो मेरे पास आता है जी a की मिनिमम वैल्यू 0.095, मैंने पहले भी यूज की है। कैसे निकाल रहा हूँ, 1 में से 0.005 माइनस कर रहा हूँ,
ये आ गई ए की वैल्यू, साथ में अंडर रूट लगाते हैं आप। अब के की मिनिमम वैल्यू क्या है, यहां से निकाली थी मैंने, नहीं निकाली तो कैलकुलेटर में डाल के यहाँ लिख लो, वरना बहुत घिचमिच हो जाएगी। तो के की मिनिमम वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 16.4, और एम की वैल्यू तो वही 0.75 ही है। ब्रैकेट क्लोज किया, कैलकुलेट दिस स्टेप एंड यू विल गेट समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ प्लस माइनस, आपका आंसर कुछ इस तरह का आएगा। तो 106 आ रहा है, इसको 11 कर दिया ना मैंने, यहाँ पे 11 करके ही लिखा हुआ है। तो दोनों मेथड से मिलता जुलता ही आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ रही हैं। तो अब हमने पेपर 5 को कंप्लीट 10 से 11 लेक्चर्स में ए टू जी सब कुछ देख लिया है। देयर इज नो पार्ट दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड। अब प्रैक्टिस 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 आप लोगों का ये काम है। कल मैं क्लास रख लूँ, हो सकता है आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए, अगर कोई बातें मेरे जहन में है, बट आई फील लाइक कि मैंने हर चीज़ आप लोगों को बता दी है। देयर इज नथिंग दैट इज लेफ्ट, इट्स जस्ट दैट यू कैन डू मोर प्रैक्टिस एंड आस्क मी एनीथिंग इफ यू लाइक। ठीक है, सो जो भी क्वेरीज हैं व्हाट्सएप पे भेजते रहो, मैं जवाब दे दूंगा। बट बेसिकली वी आर डन इन टर्म्स ऑफ P5, और जो मैंने आपको A2 में पढ़ाना था तकरीबन सब कुछ ही पढ़ा दिया। सो आई एम नॉट श्योर कि कल क्लास होगी या नहीं, आप लोग बोलोगे तो मैं रख लूँगा। बट या दिस इज बेसिकली P5, ये हो गया पूरा कंप्लीट हो गया। हाउ वी कैन नॉट फाइंड अनसर्टेनिटी फॉर LN। बेटा जो लॉग्स होते हैं ना, आपके लॉग्स में अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आप हमेशा मैक्सिमम मिनिमम वाला मेथड यूज करते हो। अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है जिसमें लॉग्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, अगर इस फॉर्मूला में लॉग्स या लॉग्स वगैरह यूज हो रहे होते हैं ना, या एक्सपोनेंट्स वगैरह यूज हो रहे होते हैं अली, तो फिर आप ये वाला मेथड नहीं यूज कर पाते जिसमें आप परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करके रिक्वायर्ड वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हो। दिस मेथड वुड नॉट हैव वर्क इफ इस फॉर्मूला में लॉग्स या पावर्स इन्वॉल्व होती। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लॉग्स हो तो फिर आपका जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एक्चुअल वैल्यू में से मिनिमम माइनस कर दो, या मैक्सिमम वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू माइनस कर दो, वो निकाल के कर सकते हो। कैन यू टॉक अबाउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम मेथड क्विकली? ओके, मैं क्विकली बताता हूँ। जैसे आपको V के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी थी, अब ये कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू में जब आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी होती है तो उसकी आप एक्चुअल वैल्यू में से उसकी मिनिमम वैल्यू माइनस कर देते हो। अब वो मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी उसको आपको जज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे A और K की भी मिनिमम वैल्यू ही डालनी पड़ी थी, उनकी अनसर्टेनिटी उसमें से माइनस करके। कहीं कहीं मैक्सिमम भी डालनी पड़ती है, अगर M की भी अनसर्टेनिटी होती तो उसको मैक्सिमम वैल्यू डालना पड़ता क्योंकि वो डिनोमिनेटर में। इससे आ जाती है इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो ये मिनिमम वाला मेथड या मैक्सिमम माइनस एक्चुअल वाला मेथड जो है वो आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल के दे देता है। अगर उसके बाद उसमें आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो फिर आप जस्ट अपॉन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो और उससे आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी आ जाती है, जो कि हमने के अंदर किया था। के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिक्वायर्ड थी, के माइनस के मिनिमम से मैंने निकाली उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फिर डिवाइडेड बाय के इंटू 100 करके उसकी मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली थी। दैट वाज द होल मेथड। ठीक है बच्चों, क्लियर है सारी बातें? आर वी क्लियर? सब ओके? चलें जी, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।